कीर्ति जो कि बहुत गरीब घर से एक अमीर परिवार में शादी करके आई थी। लेकिन किसे पता था कि कीर्ति के जीवन में सुहाग का सुख बस चंद महीनों का ही होगा। शादी के कुछ ही महीने बाद उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ससुराल में कीर्ति की चार नंद थी, निधि, आशिका, ज्योति, जो कि हमेशा कीर्ति का जीना दुश्वार किया करती थी। तो वहीं कीर्ति की सबसे छोटी नंद अमिता, जो कि हमेशा अपनी भाभी का सपोर्ट लिया करती थी। ऐसे ही एक सुबह कीर्ति की बड़ी नंद, जो कि जिम जाने की शौकीन थी, वो हर सुबह अपना वेट किया करती थी, जिसमें उसका वेट कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा था। निधि गुस्से में अपनी भाभी को बुलाती है और उनसे कहती है, भाभी कहाँ हो? कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी वजह से मेरा 1 किलो वेट बढ़ गया है। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दीदी मेरी वजह से कैसे? तुम्हारी वजह से, इसीलिए तुमको कितनी बार कहा है कि मैं डाइट पर हूँ, मेरे खाने पीने के पीछे ध्यान दो। तुमने मुझे खाने में कुछ ऐसा दे दिया होगा जिससे कि मेरा वेट बढ़ गया है। काम करने में अगर मन नहीं लगता तो घर के सारे काम काज छोड़कर अपने कमरे में बैठे रहो ना। काम करने का इतना ड्रामा क्यों करती रहती हो? लेकिन दीदी आपने जैसा बोला था मैंने आपको वैसे ही खाना बना कर दिया था हमेशा। हो सकता है आपने बाहर से कुछ खा लिया हो। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस घर में ना हमारे टुकड़ों पर पल रही हो तुम। हम चारों नंदे बाहर काम करती हैं और जो पैसे आते हैं ना उन पैसों से घर का खर्चा चलता है। तुम्हारा हस्बैंड तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है और तुम तो किसी काम की हो नहीं। कम से कम मेरा ही ध्यान रख लिया करो अच्छे से। ये देखकर अमिता वहाँ आती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी आप ये भाभी से कैसे बातें कर रही हो? मैं आपको बताती हूँ कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप कुछ दिनों से पार्टी में ही लगी हुई हो और कई दिनों से आप बाहर का खाना खा रही हो। ऐसे में आपको बाहर की सारी चीजों को अवॉइड करना था, लेकिन भाभी तो घर में सारा हेल्दी खाना बना रही है। फिर भी अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो इसमें गलती आपकी है। और अगर भाभी आपको उल्टा पलट कर जवाब नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उन्हें कहती जाओगी। देख तू छोटी है ना, छोटी बन के रहे। बड़ों के बीच में घुसने की आदत छोड़ दे। बच्चों को ये सब शोभा नहीं देता। दीदी अब मैं 22 साल की हो चुकी हूँ और मुझे अच्छे और बुरे की समझ करना अच्छे से आता है और आपको समझा रही हूँ कि आपका बड़े होने का क्या फायदा, कि आपको चीजों का समझने का तरीका ही नहीं है। अमिता दीदी आप रहने दीजिए और निधि दीदी आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इस बार मुझे माफ कर देना, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। अमिता छोटी थी जिस कारण हर कोई उसकी बात को नकार दिया करता था। ऐसे ही एक दिन आशिका मंदिर जा रही होती है। वो देखती है कि पूजा की थाल तैयार नहीं है। ये देख आशिका चिल्लाते हुए कीर्ति को बुलाती है और अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पूजा की थाली तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? आपको तो पता है ना मुझे सुबह सुबह मंदिर जाना होता है। माफ करना दीदी, मैं घर के कामों में लग गई थी। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कर देती हूँ। बस 5 मिनट का समय दीजिए। अरे हद होती है किसी काम की। नहीं करना तो मत किया करो ना, मना कर दिया करो। कम से कम हम लोग आपके भरोसे तो नहीं रहेंगे। और रहने दीजिए, अब मैं खुद ही कर लूंगी, कोई फायदा नहीं है आपका। अमिता अपनी आशिका बहन की सारी हरकतें देख रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है अपनी भाभी के लिए और वो वहाँ आती है और आशिका से कहती है, दीदी आप मंदिर जाती हो अपने लिए, पूजा पाठ करके भगवान से जो कुछ मांगती हो अपने लिए, तो भाभी ने ठेका ले रखा है क्या आपका कि वो आपकी पूजा की थाली तैयार करके देंगी? मेरी प्यारी छोटी बहन, तुझे किसी ने कहा है कि इस लफड़े में आकर बोलने को? तुझसे सिर्फ इतना कहा गया है कि तू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, लेकिन तुझे तो सिर्फ नेतागिरी करने की आदत है। यहाँ वहाँ घूम कर देखती रहती है कि कहीं कोई तेरी भाभी के ऊपर अत्याचार ना कर रहा हो, है ना? हाँ दीदी, क्योंकि ये सब देखना तो बनता है ना। आज भाभी हमारे घर है, कल को हम भी किसी और के घर जाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो आपको कैसा लगेगा? अमिता और आशिका के बीच लड़ाई हो जाती है। उन दोनों के बीच तू मैं को होता देख बाकी की 2 और बहनें वहां आ जाती है। तीनों बहनें मिलकर अमिता और कीर्ति को सुनाने लगती हैं। ऐसा है कि अब बहुत हो चुका है, रोज रोज घर में तू मैं होती है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक काम करो, अगर अमिता को अपनी भाभी से इतना ही प्यार है तो वो अपनी भाभी को लेकर अलग हो जाए। हम क्यों इसका खर्चा उठाएं? दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। वही तो, हमारी बहन होने के बाद भी ये बाहर की आई हुई इस लड़की का साथ देती है, जो कि ससुराल में आने के बाद ही हमारे घर को खा गई। फैमिली का एक भी मेंबर नहीं बचा हमारे बीच, फिर भी इसी का सपोर्ट करती रहती है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं और भाभी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम तीनों को जैसे रहना है इस घर में रहो,
और रही बात खर्चा उठाने की, तो चिंता मत करो, भाभी भी पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ सकते हैं। अमिता और कीर्ति दोनों घर छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद वो दोनों किराए पर एक घर लेकर अपना एक नया जीवन शुरू करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निधि, ज्योति, आशिका तीनों घर के काम के साथ साथ बाहर के काम को भी करती है, जिस कारण उन तीनों में आए दिन लड़ाई होती है। ऐसे ही एक दिन निधि ज्योति से कहती है, देख ज्योति, मुझे भी ऑफिस जाना है। अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो मैं बाकी का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जब से कीर्ति और अमीता आ गई हैं, तब से मैं ऑफिस से लेट जा रही हूँ। मेरा बॉस हमेशा गुस्सा करता है मुझ पर। हाँ, तो मैं भी स्कूल टीचर हूँ, और तुम्हें तो पता है ना, अगर स्कूल में टीचर ही समय से नहीं जाएगी तो बच्चों को क्या सिखाएगी वो। मुझे भी मंदिर जाना होता है। अगर समय से मंदिर नहीं गई तो भगवान जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। कैसे मैनेज करें हम तीनों इन सारी चीजों को। अमीता तो बिल्कुल सही कह रही है। भाभी जैसी भी थी, बिना कुछ कहे घर का सारा काम कर लेती थी, और उनके जाने के बाद हमें उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं हम जो बाहर जॉब कर रहे हैं, इसमें पूरा पूरा सपोर्ट हमें भाभी करती हैं। अगर वो घर का काम ना करें, हमें लंच समय से ना बना कर दें, तो हम तीनों में हमेशा लड़ाई होगी। अब मुझे भी उनकी कमी महसूस हो रही है। अब हम तीनों से भूल तो हो गई है। एक काम करते हैं, उन दोनों से माफी मांगकर उनको फिर से घर में बुला लेते हैं। अमीता तो हमसे छोटी है, लेकिन बहुत अच्छा पाठ पढ़ा गई वो हमें। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। टीचर होने के बाद भी मेरे अंदर इतनी अकल नहीं है। चलो, अब जो हुआ उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते, बाकी माफी मांगकर एक नए जीवन की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। इस तरह से वो तीनों अमिता और कीर्ति से मिलने के लिए उनके किराए के घर पर जाते हैं, जहां वो तीनों उन दोनों से माफी मांगती है। कीर्ति और अमिता भी उन तीनों को माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो पांचों अब हंसी खुशी अपने जीवन में एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। नीलम अपने पति सूरज, सास रुक्मणी के साथ रहा करती थी। नीलम का शुरू से ही सपना था कि वो भी अपने दोस्तों की तरह शहर में जाकर बसे, पर उसकी शादी तो एक गांव में हुई थी, वो भी एक गांव के लड़के से, जो गांव में रहकर ही काम क्या करता था। ऐसे ही एक दिन, सूरज, मैं क्या सोच रही थी कि आप शहर जाकर नौकरी करो। आप शहर में जाकर नौकरी करोगे तो हमारा भी खुद का घर शहर में हो जाएगा, और फिर हम माँ के साथ शहर में अच्छे से रह पाएंगे। हमारे पास भी शहर की सारी चीजें होंगी। गांव में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस वजह से आपको कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा, और आज भी हम वहीं के वहीं हैं। नीलम, शहर में कुछ नहीं रखा है। शहर सिर्फ एक चकाचौंध भरी दुनिया है, जिसकी चकाचौंध में इंसान गुम हो जाता है, और मैं अपनी मिट्टी से दूर नहीं होना चाहता। और तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वो सब देने की जो तुम्हें चाहिए। अगर ऐसा है सूरज, तो आपने अपनी बहन की शादी गांव में क्यों नहीं करवाई? आपने अपनी बहन की शादी तो शहर में करवा दी, उसी शहर में जिसे आप चकाचौंध भरी दुनिया कह रहे हो। अगर आपकी बहन के लिए शहर गांव से अच्छा है, तो मेरे लिए खराब क्यों है? नीलम, वो मेरी बहन रुबीना की किस्मत थी, इसलिए ना चाहकर भी उसकी शादी शहर में हुई, और वो आज शहर में खुशहाल जिंदगी जी रही है। और ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारी शादी गांव में रहने वाले लड़के से हुई। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए मुझे काम पर जाने दो। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पर सूरज, नीलम बेचारी बोलती ही रह जाती है और सूरज वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और जब भी नीलम अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती तो उसे बड़ा ही गंदा लगता, ये कहते हुए कि वो आज भी गांव में है, जहां किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन शहर से नीलम की ननद रुबीना आती है। ओह हेलो भाभी, आप कैसी हैं? आ गई मेरे घर अपनी शहर की तारीफ करने के लिए। खैर, अब शहर से आई है नंदन जी, तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी नीलम मुंह बनाकर रुबीना की बातों का जवाब देती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारे शहर का क्या हाल है? आखिर तुम यहाँ अपने शहर की तारीफ करने ही आई होगी ना? नहीं नहीं भाभी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ननद शहर से गाँव आती इसीलिए ताकि वो अपनी तारीफ और आपकी बुराई कर सके। पर ऐसा नहीं है भाभी, इनफैक्ट मैं तो इस बार बहुत खुश हूँ गाँव आकर। आखिर ऐसा क्या मिल गया इस बार गाँव की मिट्टी में जो तुम इतनी खुश हो? कहीं तुम्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया? नहीं भाभी, इस बार मुझे खजाना नहीं, अपना बचपन मिल गया। अपने गांव आकर मैं बहुत खुश हूँ। भैया, इस बार गांव में काफी बदलाव आ गया है। गांव में काफी तरक्की हो गई है।
पहले जब मैं शहर से गांव आती थी तो यहाँ की सारी रोड टूटी हुई होती थी, हर जगह मिट्टी, धूल और गंदगी भरी हुई थी। पानी का निकास नहीं था, यहाँ तक कि मीठे पानी की व्यवस्था और शौचालय भी नहीं थे। पर इस बार गांव में सभी रोड बन चुके हैं, धूल मिट्टी गायब हो चुकी है, नालियाँ बन चुकी हैं। गांव को देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गांव नहीं बल्कि अपने ही शहर आ गई हूँ। अगर ऐसा है ननन जी तो आप गांव में आकर क्यों नहीं बस जाती हैं? बस जाती भाभी, अगर मेरा ससुराल शहर में ना होता तो। ये सब तो एक बहाना है ननन जी। नीलम के तीखे बोल सुनकर सूरज नीलम को आंख दिखाता है और नीलम चुप हो जाती है, जिसके बाद रुबीना अपने शहर की तारीफें करना शुरू कर देती है। और इसी बीच सूरज नीलम से कहता है, नीलम, मैं देख रहा हूँ जब से रुबीना शहर से आई है तुम बस उससे बात ही कर रही हो और मैं चुपचाप तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। रुबीना को आए अब काफी समय हो चुका है, वो थक चुकी है। माँ तो किचन में काम कर नहीं सकती, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा रुबीना के लिए खाना बनाने। तो अब जल्दी से कुछ बना लो, आखिर शहर से तुम्हारी ननद आ जा रही है और वैसे भी तुम शहर की इतनी नॉलेज लेकर बैठी हो, ये सब रुबीना की ही देन है। तो अब जाओ और जाकर रुबीना के लिए कुछ लेकर आओ। अब नीलम मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद रुक्मणी रुबीना को गले से लगाती है और उससे कहती है, मैं नहीं जानती थी रुबीना कि तेरा शहर कितना बड़ा और सुंदर है। मैं बस इतना जानती थी कि मेरी बेटी शहर में बहुत खुश है और जहाँ मेरे बच्चे खुश रहेंगे उनकी खुशी देखकर तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप और भैया भाभी को लेकर शहर क्यों नहीं आ जाती? आप लोग वहीं सेटल हो जाइए। भैया, गांव में आपके काम की वो वैल्यू नहीं है जो शहर में है। भाभी मुझसे भले ही जलती हो और मैं भाभी से, पर मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग शहर में आकर बसे। और भाभी का कहना कुछ भी गलत नहीं है, हर इंसान चाहता है भैया कि वो तरक्की करे और आगे बढ़े। नीलम के जाने के बाद रुक्मणी खुद अपने भैया और माँ को समझाती है कि वो शहर आ जाए। और जब ये बात नीलम सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैं रुबीना से कितना जल्दी रही और वो जब भी शहर से गांव आई तो मैंने यही चाहा कि वो 1-2 दिन के अंदर चली जाए ताकि मेरे सामने शहर की तारीफ ना करे। पर मुझे क्या पता था कि रुबीना यहाँ पर हर बार आकर सूरज को समझाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी गलती को जरूर सुधारूंगी और जब भी रुबीना आएगी उसका दिल से स्वागत करूंगी। बस फिर अब क्या था। अब जैसे ही नीलम को सच का पता चलता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपने शहर से आई नंद की खूब सेवा पानी करती है। ये सब देखकर रुबीना भी अपनी भाभी से बहुत खुश होती है और जाते जाते नीलम के सामने अपने माँ और भाई से कहती है, माँ, भैया, भाभी, इस बार आप जरूर शहर आने की सोचना। मैं आप तीनों का इंतजार करूंगी और मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा मायका शहर में आए ताकि मैं भी अपने मायके वालों से जब चाहे मिल सकूं। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। इस तरह से रुबीना शहर चली जाती है। रुबीना के जाने के बाद नीलम सूरज से बात करती है और इस बार सूरज भी मना नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है नीलम, हम चलेंगे, पर उससे पहले मैं अकेले शहर जाऊंगा। जब शहर में मेरी नौकरी लग जाएगी और हमारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा तब मैं गांव आकर तुम्हें और माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। इतने दिनों तक तुम्हें माँ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। बेटा तू उसकी चिंता मत कर, जब बहू नाराज रहती है ना तब भी वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और जब तू नहीं रहेगा तब भी मुझे उम्मीद है कि वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। अब सूरज शहर के लिए चला जाता है और सूरज के जाने के बाद नीलम अपनी सास का ख्याल अपनी माँ से भी ज्यादा रखती है। कुछ महीनों बाद सूरज गांव आता है और अपनी माँ और नीलम को शहर ले जाता है, जिसके बाद वो सब शहर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। गरीब चुन्नी अपने पति रघु और 10 वर्षीय बेटी आंचल के साथ रहा करती थी। चुन्नी और उसका परिवार बहुत गरीब था और अपने घर की आर्थिक स्थिति चलाने के लिए रोज बाजार में जाकर गोलगप्पे बेचा करता था। ऐसे ही एक रात रघु गोलगप्पे बेचकर घर आता है और घर के अंदर जाने से पहले ही बेहोश होकर दरवाजे पर गिर जाता है। ये देख चुन्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती हुई अपने पति के पास आती है। रघु जी, आपको क्या हुआ? माँ, पापा को क्या हुआ? वो दरवाजे पर ऐसे बेहोश क्यों हो गए? पता नहीं बेटा, तू जाकर जल्दी से पानी लेकर आ। आंचल जल्दी से घर से एक गिलास पानी लेकर आती है और चुन्नी रघु के ऊपर
पानी की कुछ छींटे मारती है। कुछ देर बाद रघु होश में आता है और चुन्नी रघु को सहारा देकर घर में ले जाती है और कहती है, आप ठीक तो है ना? आप बेहोश क्यों हो गए? पता नहीं चुन्नी मुझे क्या हुआ, और 1-2 दिन से मुझे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। आज जब गोलगप्पे बेचकर घर आ रहा था तो अचानक से सर में दर्द हुआ और अब पूरा शरीर भी दुख रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। और मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ, कल आप बाजार गोलगप्पे बेचने नहीं जाएंगे। पहले आप दवाई लेंगे, उसके बाद ही कहीं जाना है आपको। इस तरह से चुन्नी रघु का सर दबाती है और अगली सुबह रघु को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर रघु के कुछ टेस्ट लिखता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर रघु को बताता है, रघु जी, आपको डेंगू और टाइफाइड है, इसलिए आप कुछ दिनों तक वो काम ना करें और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। पर रघु गरीब था, अगर वो गोलगप्पे नहीं बेचता तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलती। इसलिए रघु अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार वालों के बारे में सोचता है और गोलगप्पे की रेडी लेकर गोलगप्पे बेचने के लिए निकलने लगता है। आप गोलगप्पे की रेडी लेके कहाँ चले? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको कहीं आने जाने से। चुन्नी, तुम जानती हो ना, गोलगप्पे बेचकर ही हमारे घर की रोजी रोटी चलती है, और अगर मैं भी घर पर बैठ जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन आपका इलाज भी तो जरूरी है ना, अगर वो नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ चुन्नी, पर मेरी बात को तुम भी समझो। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगा? तुम फिक्र मत करो, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अब रघु चुन्नी की एक नहीं सुनता और गोलगप्पे की रेडी लेकर निकल जाता है। गोलगप्पे बेचने लगता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पर रघु के रेडी पर आज कोई खास भीड़ नहीं होती। और तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है जो रघु से कहती है, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े गोलगप्पे खिला सकते हो? उस बूढ़ी औरत को देख रघु सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है, आज मेरी 10 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया माताजी, पहली ग्राहक हैं और वो भी फ्री के गोलगप्पे मांग रही हैं। क्या करूं, एक काम करता हूं, बूढ़ी बुजुर्ग है माता, जब तक इनका पेट नहीं भर जाता तब तक इन्हें थोड़े से गोलगप्पे ही खिला देता हूं। क्या पता इनके जाने के बाद मेरे पास ग्राहकों की लाइन लग जाए। क्या सोचने लगे बेटा, अगर तुम भी मुझे ऐसी भूखी और गरीब औरत का पेट नहीं भरना चाहते तो साफ साफ कह दो, मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। नहीं माताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी दुकान पर आए अपने किसी भी ग्राहक को निराश नहीं जाने देता। आपको जितने गोलगप्पे खाने हैं आप खा लीजिए, और तब तक खाइए जब तक आपका पेट नहीं भर जाता। इस तरह से रघु अब उस बूढ़ी औरत को गोलगप्पे खिलाने लगता है और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत रघु के सारे गोलगप्पे अकेले ही खत्म कर देती है। ये देखकर रघु बहुत हैरान होता है और निराश होकर मन ही मन कहता है, माताजी कितनी ज्यादा भूखी थी जो इन्होंने अकेले ही मेरे सारे गोलगप्पे खत्म कर दिए। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रघु ही सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो बूढ़ी औरत रघु से कहती है, बेटा, तुम एक बहुत नेक इंसान हो। आज तक इतना पेट भर के मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया। मैं तुम्हारी इस दयालुता से बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। इनाम? कैसा इनाम माताजी? मैं तुम्हें अपना एक जादुई सोने का गोलगप्पा दे रही हूँ। याद रखना, ये कोई साधारण सोने का गोलगप्पा नहीं बल्कि जादुई गोलगप्पा है। ये साइज में भले ही अभी छोटा है, पर ये तुम्हारी इच्छा अनुसार बड़ा होता जाएगा। जब तुम इससे कुछ मांगोगे तो इसका आकार बढ़ जाएगा और ये जादुई गोलगप्पा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। माताजी, जब आपके पास जादुई सोने का गोलगप्पा है तो आपने इससे अपनी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं की? बेटा, कुछ राज को राज ही रहने देना चाहिए। और एक बात, इस जादुई सोने के गोलगप्पे के बारे में कभी किसी को मत बताना। और जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो जाए तो ये जादुई सोने का गोलगप्पा अपने ही जैसे किसी लाचार और ईमानदार व्यक्ति को दे देना। इतना बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और रघु जादुई सोने के गोलगप्पे को लेकर घर जाता है। परंतु घर जाते ही
रघु की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो जादुई सोने के गोलगप्पे से कहता है, हे जादुई सोने के गोलगप्पे, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से मैं सही से काम नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दो। रघु के इतना कहते ही वो जादुई सोने का गोलगप्पा काफी बड़ा हो जाता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। अब जैसे ही वो तेज रोशनी रघु के ऊपर पड़ती है, तब रघु बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये देख चुन्नी बड़ी हैरान होती है। रघु जी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ चुन्नी, ये सब इस जादुई सोने के गोलगप्पे का कमाल है। मैंने तुम्हें बताया था ना माताजी के बारे में, जिन्होंने मुझे जादुई सोने का गोलगप्पा दिया। ये उन्हीं का चमत्कार है चुन्नी। मतलब? इस तरह से रघु चुन्नी को सारी बात बताता है और फिर चुन्नी भी जादुई सोने के गोलगप्पे से कहती है, हे जादुई सोने के गोलगप्पे, मेरे पति के पास अब गोलगप्पे बेचने के लिए बिल्कुल भी गोलगप्पे नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू हमें बहुत सारे गोलगप्पे दे दो। चुन्नी के इतना कहते ही एक बार फिर से जादुई सोने का गोलगप्पा काफी बड़ा हो जाता है और उसमें से कई सारे गोलगप्पे के पैकेट निकलने लगते हैं। इस तरह से रघु के पास बहुत सारे गोलगप्पे हो जाते हैं और वो उन गोलगप्पों को ले जाकर बाजार में बेचने लगता है। गोलगप्पे हर बार से ज्यादा बिकते। ये देख रघु अपनी बीवी से कहता है, चुन्नी, हमारे सारे गोलगप्पे बिक गए। अब तुम देखना, वो दिन ज्यादा दूर नहीं रहेगा जब हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। हमारी बेटी आंचल भी अच्छे स्कूल में जाएगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं रघु जी। इस तरह से बहुत जल्द रघु और चुन्नी जादुई सोने के गोलगप्पे की मदद से अमीर हो जाते हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बेहतर हो जाती है, तब रघु उस जादुई गोलगप्पे को उसी के जैसे किसी गरीब और नेक इंसान के हाथों पर सौंप आता है और इस तरह से जादुई सोने का गोलगप्पा जिस किसी के भी हाथ जाता, उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती।